बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी अवामी मकबूलियत साबित करने के लिए और पुराने दौर में वो जो मायूसी का एक दौर था उसमें चले गए हैं, जहां वो कहा करते थे कि जनाब अगर 20,000 बंदे इकट्ठे कर लें तो जर्नैलों की पतलूनें गीली हो जाती हैं। इस टाइप जो उनके मुख्तलिफ क्लिप आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। और अब खान साहब दोबारा फिर उस मुहिम पे निकल पड़े हैं जो 22 साल से वो जद्दोजहद कर रहे थे। उनके 3 साल के इस दौर ने, 3.5 साल के दौर ने उस पर सारा किए कराए पर फेर दिया पानी, और लोगों को ये समझ आ गया कि जनाब 22 साल जिस मसीहा का हमने इंतज़ार किया है वो तो इस मुल्क को कबाड़ खाने में तब्दील कर रहा है या करने वाला है, या पता नहीं क्या प्लानिंग है, या उसका विजन ही इतना है। आज उन्होंने खुद भी ये वजह बयान कर दी कि मैं क्यों सियासत में आया। और फिर जनाब उनके जलसे में वही जो विहाड़ी में जालसाजी की गई थी वही जालसाजी आज की गई है। वहाँ जलसा क्या भरपूर था, कितने लोग थे, हमने अपने ज़राए से कुछ फुटेजेस हासिल की हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो अपना फ़ैसला फुसला करके बैठे हैं। बस वो आजकल में उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे, बता देंगे कि वो किधर जा रहे हैं। साफ इशारे जो हम एक हफ्ते से ये कह रहे हैं कि अंदर खाते बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं, बस ये कि उनकी फिनिशिंग हो रही है। और यही आज जब काफलीफ के इजलास के बाद ये बात हुई है तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने जो बताया है उससे नतीजा यही निकलता है जो हम अपने व्लॉग में पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। और फिर खान साहब ने आज वो वाली बातें जो लोअर दीर में उन्होंने फरमाई थी और जनरल बाजवा का नाम ले दिया, फ़लाँ ये वो फ़लाँ रोक रहे हैं, मैं नहीं रुका, डीज़ल वो कहते हैं, 26 बार डीज़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस तकरीर में उन्होंने। और फिर बूट पॉलिश करने वाला शोबाज और जरदारी बीमारी वगैरह वगैरह। आज वाले जलसे में उन्होंने कोई ऐसा रब्बो लहजा बज़ाहिर इख्तियार नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि जनाब ये 3 चूहे हैं, मेरा शिकार करने निकले हैं, मैं इनको खुद शिकार कर लूँगा, ये शिकार हो जाएंगे वगैरह वगैरह। चूहे इससे आगे नहीं गए, चूहे तक गए हैं। और फिर उन्होंने जो फरमाया है कि मैं जो है ना इक़्तिदार में इसलिए नहीं आया था कि आलू टमाटर की कीमत पता करूं या ठीक करूं, तो ये भाई जी अगर आप मैं तो बल्कि एक कौम बनाने के लिए आया था, तुम्हें नज़रिया पाकिस्तान बताने आया था। नज़रिया पाकिस्तान किस नज़रिए के तहत बना है? हमें कौम है, कौम भाई जी अगर कौम बनाने के लिए आए थे तो आप तो बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मजमा इकट्ठा करके वहाँ लगे रहना चाहिए था। आप मदारी करते, जो भी करना था वहाँ बताते लोगों को। मजमा तो मदारी भी इकट्ठे कर लेते हैं। और जो आज का ये जलसा था इनका हाफिज़ाबाद का, उसकी जो हमने फुटेज हासिल की है वो देख लीजिएगा आप स्क्रीन पे। मजमा भरा नहीं पूरा, और वहाँ कोई 25,000 की 25-30,000 की 25,000 की वो कहते हैं कैपेसिटी है उस ग्राउंड की जहाँ ये जलसा हो रहा था। और वहाँ 10 से कुछ लोग तो इससे भी कम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 10 से 15-12 के हज़ार के करीब इन्होंने तमाम इर्द गिर्द के पूरी डिवीज़न से, गुजरांवाला डिवीज़न से, फिर सियालकोट से, फिर फैसलाबाद से, बहुत सारे इलाकों से ये सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके वहाँ इन्होंने ये जलसा किया है। और जो शोर आप टीवी पे सुन रहे हैं तकरीर का, वो लग ये रहा है कि जनाब बड़ा चार्ज क्राउड है। और लोग जनाब वो डीज़ल वाला एक नारा लगा है, चंद एक वो थे मजमे में जो लोग, जब मौलाना फजल रहमान का नाम इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने फिर डीज़ल के लोगों ने नारे लगाए। उन्होंने कहा देखें ना, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। वो तो ठीक है। 18 फरवरी को जब इन्होंने जलसा किया था मंडी बहाउद्दीन में, तो उस वक्त भी ऐसी ही जो क्राउड था वो चुप करके खड़ा था। लेकिन नारे जब टीवी भी आप सुन रहे थे उनका खिताब, तो नारे गूंज रहे थे, लग रहा था नारे बज रहे हैं। वो जो डीजे साहब है ना, उनका कमाल था। वो ट्रैक चला देते हैं, नारों का उन्होंने रखा होता है किसी न किसी जगह पे, और फिर जैसे वो गाना नहीं चलाते बीच में, वैसे ही एक ट्रैक चला देते हैं वो म्यूज़िक का, हा हू का।
تو آج جو ہوا ہے یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ آج بھی وہ وہاں جو حافظ آباد والا جلسہ ہے وہاں موقع بے موقع مختلف جو ریکارڈڈ نعرے تھے وہ چلائے گئے ہیں. وہ جو ہمارے لوگ وہاں موجود تھے دوست، اور ظاہر ہے وہ دیکھنے بھی جاتے ہیں، آبزرو کرنے بھی جاتے ہیں اور خبر بھی دینی ہوتی ہے انہوں نے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی وہ نعرے بلند ہو جاتے تھے جب لوگ خاموش کھڑے ہوتے تھے. اور دوسری بات جو ہماری ٹیم نے وہ ساری سنی ہے، جن لوگوں نے انہیں کہا گیا تھا ہمارے دوستوں کو کہ یار آپ ذرا غور سے سننا پورا خطاب، تو بہت سارے نعرے وہ کہتے ہیں ایسے تھے جو یعنی 10 منٹ پہلے جو نعرہ لگا یا جو شور اٹھا یا جو کلیپنگ ہوئی وہ 10 منٹ بعد بھی یا 5 منٹ بعد بھی یا 7 منٹ بعد وہی شور دوبارہ، کیونکہ وہی ایک ٹریک دوبارہ چل گیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو ساری بھائی صاحب نے کی ہے جال سازی. اور پھر آج جو گالم گلوچ نہیں کی تو تنقید بڑی ہوئی تھی لور دیر والے جلسے کے بعد، اور پھر پارٹی کے اندر بھی جو لوگ تھے انہوں نے ان کو وہ سمجھایا کہ خان صاحب انج نہیں ہوندا، اور شاید اندرون خانہ بھی کچھ سمجھایا گیا ہو. اور پھر ہمارے شجاعت حسین صاحب نے انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 پڑھنے کا ان کو مشورہ دے دیا کہ جناب آپ یہ آیت نمبر 11 ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اچھا ہوتا کہ سورۃ الحجرات بھی پڑھ لیتے. وہ اس کا مفہوم جو آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کو برے القاب سے نہ اس طرح کا اس کا یعنی مطلب ہے. ایگزیکٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترجمہ میں اس کا پڑھ دوں، میں پڑھ دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، نہ مرد مردوں کا یعنی نہ عورتیں عورتوں کا. ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہوں، اور پھر یہ بھی بہتر ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق کے نام جو ہیں برے نام ان کو استعمال کرنا برا ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اور جو ظالم ہیں جن کو ظالم کہا گیا ہے ان کے بارے میں تو عذاب علیم کی وعید بھی موجود ہے کہ جناب ان کے لیے پھر عذاب علیم ہے جو ظلم سے باز نہیں آتے لوگ. تو بہرحال یہ ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں وہ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ٹھٹھا نہ اڑاؤ، برے نام نہ رکھو کسی کے، اور یہ فسق جو ایمان لانے کے بعد جو فسق والے برے نام ہیں ان کا استعمال کرنا ایک ظلم ہے، اور جو باز نہیں آتے پھر باہر ظاہر ہے وہ ظالموں میں سے ہیں. تو ہو سکتا ہے خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے یہ عارضی میرے خیال ہے کہتے ہیں اب جنگ بندی ہے یا زبان بندی ہے ان کی، وہ انہوں نے باز نہیں آنا. پھر کسی جلسے میں وہ ایسا ہی کام دکھائیں گے جیسے وہ ماضی میں دکھاتے رہے. اصل میں یہ خان صاحب کو ہو کیا گیا ہے، ہو یہ گیا ہے کہ ایک عام تاثر یہ پیدا ہو رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں. اب یہ اپنی مقبولیت ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا مقبول ہوں، یہ عوامی جلسوں کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے. وہ ظاہر ہے ابھی حکومت ان کی ہے اور وہ اپنی ان کو استعمال کر کے مشینری کو بندے اکٹھے کر لیتے ہیں. تو یہ سارا ایشو ہے کہ وہ، اور اسلام آباد میں بڑی افواہیں یہ گرم ہیں کہ ڈی چوک والے اگر یہ اتحادی جو ہیں یہ کل پرسوں یا کسی دن جو حکومت کے اتحادی ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ تو نکل گئے نا بیچ میں سے، یہ جو ہیں 7 MKM میں 5 یہ ہے اپنی کاف لیگ ہے اور 5 بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور پھر 2-3 جو ہیں وہ GD کے ہیں. تو چاہیے تو 10-12، لیکن یہ زیادہ ہیں اتحادی جو ہیں. وہ ان کا جو فارمولہ تھا کہ آنے سے روک دیں گے ہم اپنی پارٹی کے بندوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد پوری ہے، اگر یہ اتحادی نہ بھی ہمارے پاس آئیں تو ہم PTI کے بندے اتنے ہمارے پاس ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو گرا لیں گے. وہ جو آلو ٹماٹر کی قیمت والی بات کی تھی نا یار، یہ دیکھیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. عوام کے مسائل حل کرنا بھی وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے سر حکومت میں آنے کے بعد.
आलू टमाटर की कीमत का मतलब यह है कि लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए, इतनी महंगाई होगा। आप कहते हैं कि ये मेरा काम ही नहीं, मेरा काम तो आपको एक कौम बनाना है। तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप कौम को जो बना रहे हैं, खान साहब का वैसे एक कमाल है, ये आप मानेंगे कि खान साहब 10-15 हज़ार के मजमे में तो वो पागल हो जाते हैं ना, खाली कुर्सियों पे भी खिताब फरमा सकते हैं और इतने ही जज्बाती अंदाज में खिताब फरमा सकते हैं। आपने देखा ही होगा जब वो 2014 के धरनों में खाली कुर्सियों पर दोपहर के वक्त उन्हें कंटेनर में बैठे बैठे याद आता कि यार मैंने खिताब करना है, और कैमरे लगे होते थे, कंटेनर पे चढ़ के शुरू हो जाते थे, सारा मजमा खाली बैठा हुआ था। और फिर कभी कभी बेचारे वो जो तारुल कादरी वाले लोग बैठे हुए थे वो भाग के आके इनका मजमा थोड़ा सा भरपूर देते थे कुर्सियाँ। आज भी कुर्सियाँ कर्सियाँ पीछे जो हैं वो खाली थी। तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनाब आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे, तो बल्कि मुल्क का कबाड़ा करने आए थे। और बिलावल कह रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म की बुखलाहट है, हमारे पास पूरे हैं। चौधरी शजात ने वही बयान दिया है रियासत मदीना वाला। और फिर मौलाना ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, उनका 10 लाख तक कहते हैं 10 लाख बंदे इकट्ठे करने हमने जनाब डी चौक में। तो भाई 10 लाख को छोड़े 172 बंदे इकट्ठे कर लें, 172 बचा लें, 172 नहीं बच रहे हैं। तो वो जो दूसरा इशू चल रहा है जमातों का आपस में इत्तेहाद वाला, वो खबरें कुछ इस तरह की हैं कि जनाब आज खबरें चलती रही हैं सारा दिन कि परवेज़ इलाही को ये पैगाम भेजा गया है पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के ज़रिए काफ लीग को कि जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी वज़ारत आला पंजाब जो है ये चौधरी परवेज़ इलाही को देने के लिए तैयार है। आज उनका अजलास भी था, वो कहते हैं परवेज़ इलाही साहब कि हमारा सारा कुछ जनाब मुकम्मल है, हम फैसला कर चुके हैं, बस बाकी दोस्तों से मशावरत वगैरह जो है इत्तेहादियों से वो हो रही है। तो वो इसमें थोड़ा सा भी दो चीज़ें इसमें हैं। एक तो ये कि शायद ये क़ब्ल वक्त या अंदाज़ों की बुनियाद पे बनाई गई खबर है। मे भी कोई ने कहा गया हो कि हम जनाब करते हैं, जमा तफरीक लगाते हैं, लेकिन जो मेरी इतला है अभी तक वो यही है कि इन्हें ये कहा गया है कि अगर तब्दीली आती है तो फिर पंजाब में जो ये स्पीकरशिप है ये तब्दील नहीं होगी, स्पीकर आप ही रहेंगे। इस तरह की कोई बातें हैं। मे भी जो अगर ये इस बात पे एक बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानी, बहरहाल नून लीग में अभी तक, नून लीग की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक तफज़ात हैं कि इनको वज़ारत आला दे दी जाए। वो और रायतें करने के लिए तैयार है, लेकिन वज़ारत आला पे शायद वो भी हो सकता है बहुत ऊपर वाली सतह पे, किसी जगह सतह पे नवाज शरीफ ने डायरेक्ट जरदारी को कह दिया को ठीक है जनाब इमरान खान सुटन वास्ते अगर चौधरी की ज़रूरत है। उसमें मसला चौधरी ने ये डाल दिया हुआ है कि जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके साथ, मैंने शुरू में कहा था कि जिधर चौधरी जाएंगे उधर ही वो जाएंगे। कोई एक सा इनका हो गया होगा, कोई गैर रस्मी या गैर तहरीरी इनके दरमियान कोई महदा शादा हो गया है। MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, GDA के 2-3 अरकान और MQM इनके दरमियान कि जिधर चौधरी जाएंगे जो फैसला करेंगे। अब चौधरी साहब ये कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब कि जनाब हम तो फैसला कर चुके हैं, लेकिन वो दीगर जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग MQM के साथ वो हम मिलकर चलेंगे। और कल मिलने आ रहे हैं वो MQM वाले चौधरी परवेज़ इलाही से। और आज गवर्नर सर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल साहब हैदराबाद गए हैं, तर्रे तुर्रे मारे हैं, खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर सारे, लेकिन वो बात बनी नहीं। वो कहते हैं इस्लामाबाद में हम मुलाकात कर लें, बाद में फिर देखते हैं क्या करना है। अभी तो उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक उनको जवाब दे दिया है। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने एक और बात जो की है, उन्होंने कहा है कि जनाब इस बात पे इत्फाक है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। तो शाद खान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जनाब वफाक में तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि असम्बली पूरी करे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो एक और नुक्ता उन्होंने ये सामने लिए हैं शाद खान अब्बासी साहब कि हो सकता है सवाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें, वो तो कर सकती हैं मुद्दत पूरी, लेकिन वफाक में कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात की, इस पर भी फिर एक लंबी डिबेट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि जनाब अगर वफाक में हुकूमत जो है, इलेक्शन आगे हैं, सवाई असम्बलियाँ जो है वो 1.5 साल बाद इलेक्शन वहाँ हो रहे हैं, और फिर जो अगर पंजाब में
चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत है तो फिर वो क्यों नहीं कौमी असम्बली के इलेक्शन में अपने बंदों की सपोर्ट करेंगे, कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, कुछ और गड़बड़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है ये जानबूझ के ये अवाम को अभी नहीं बताई जा रही, ये कबल वक्त चीज़ें हैं। ये जब सारे इकट्ठे होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहाँ जो मेरे ख्याल सारी चीज़ें खोल देंगे। ये मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, कि वो सारे मामला तय हैं। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल, ये सारे उन मामलात पे मुत्फिक हो चुके हैं। जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो सारे हल किए जा चुके हैं। अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी बन गई है कि बाकी इत्तेहादियों को भी, अगर इतनी बड़ी ऑफ़र उनको दे रही है पीपल्स पार्टी, और ज़मानतों की बात मैं पहले कर चुका हूँ कि MKM को ज़मानत देने के लिए नून लीग और मौलाना तैयार हो गए हैं, और चौधरीयों को ज़मानत देने के लिए जरदारी साहब तैयार हो गए हैं, और फिर मौलाना साहब भी बीच में ज़ाहिर गवाह के तौर पे आएंगे। तो ये इस तरह का मामला जो है, सेटअप जो है वो बन रहा है कि खान साहब घर, बाकी जो सारा है इत्तेहादी और मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर ये सेटअप बनाएंगे इस मुल्क में, और फिर अगले इलेक्शन तक फेयर इलेक्शन वो कहते हैं हम करवा के फिर घरों को चले जाएंगे। और चौधरी बरादरान जो हैं, ये एक और जो खबर है वो ये कि अलीम खान साहब इस वक्त कुछ लोगों के साथ राब्ते में हैं। वो ना सिर्फ PTI के लोगों के साथ राब्ते में हैं, बल्कि जो इत्तेहादी हैं, दीगर इत्तेहादी GDA वगैरह, उनके साथ भी राब्तों में हैं। और नून लीग के बिहाफ पे ये एक कहा यह जा रहा है कि वो कुछ यकीन दहानियाँ या कुछ ले और कुछ दे वाली बात उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन जो जहांगीर तरीन वाला मामला है वो नून लीग जो है वो उससे जहांगीर तरीन से जो उनकी जो कह लें आपके एक तवक्को की जा रही थी कि जहांगीर तरीन को वो अपने सीने के साथ शायद नून लीग निकाले, वो नून लीग ने शायद उनको थोड़ी सी ना सर्द मोहरी आप कह लें वो दिखा रहे हैं। अलीम खां और तरीन, जहांगीर तरीन, इनमें राब्तों शाब्तों की इतलात है कि वो कुछ राब्ते शाब्ते हैं, अब भी हैं। लेकिन नून लीग वाले जहांगीर तरीन ग्रुप को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे, और उसका मामला जो है वो चौधरीयों ने अपने ज़िम्मे ले लिया। इतला ये है कि जो चौधरी बरादरान हैं, तरीन ग्रुप का ज़िम्मा उन्होंने अपने सर ले लिया कि इनको हम अपने साथ रखेंगे, इनके साथ मामला देखते हैं। और कहते हैं कि ओन चौधरी की आज परवेज़ इलाही साहब से जो मुलाकात हुई है वो भी इसी तनाज़र में हुई है। और जहांगीर तरीन ग्रुप, उसकी जो असल ताकत है वो पंजाब में है, MPs उनके पास हैं बड़ी तादाद में। चौधरी परवेज़ इलाही अगर उन्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे तरीन ग्रुप के MPs को, तो ख्याल ये है कि जो दूसरी अपोजिशन है नून लीग वगैरह, वो शायद उसमें कोई रुकावट ना डाले अगर चौधरी को, परवेज़ इलाही को वज़ारत आला मिलती है। लेकिन मेरा ख्याल है ये 70-30 मैं इसको देता हूँ %, यानी 70% चांस है कि चौधरी परवेज़ इलाही, लेकिन 30% में अब भी ये रखता हूँ कि मे बी चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो स्पीकर के तौर पे कंटिन्यू करें। और जो चौधरी साहब ने बात की है आज परवेज़ इलाही ने, वो यही कहा कि असम्बलियाँ कंटिन्यू करेंगे, जबकि वो कह रहे हैं कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो इस्लाहात के बाद असम्बलियाँ तोड़ देंगे और नया सेटअप अवाम के पास फ्रेश मैंडेट के लिए हम जाएंगे। लेकिन शायद नवाज़ी साहब ने एक इशारा दिया है, छोटा सा जो मैंने जिक्र किया है, कि हो सकता है सूबाई असम्बलियाँ बरकरार रहें, जैसे वो हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले भी चाहते हो कि यार 1.5 साल और ये भी ये चाहते हैं, और फिर बलूचिस्तान में भी कुछ वो कर लें, क्योंकि ये इसमें एक और इशू भी है ना, KP वाले अगर असम्बली नहीं तोड़ते तो जो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अपना गवर्नर लगा देंगे वहाँ, अगर ये तब्दीली आ जाती है वफाक में, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पसंद का गवर्नर लगा सकते हैं। और गवर्नर कितना कर सकता है, वो जो आइन में तरमीम हो चुकी हैं, 18वीं तरमीम के बाद सारा कुछ गवर्नर के हाथ से तो निकल गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा को बिल रोक लेगा, वापस भेज देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। और बिल फिर दोबारा मंजूर हो जाएगा, तो और गवर्नर साहब उसको फिर मंजूर करें या ना करें, वो मंजूर ही तस्वर किया जाएगा। तो ये गवर्नर साहब के
وہ زیادہ سے زیادہ اتنا تنگ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تنگ نہیں کر سکتا۔ پروٹوکول کے ذریعے کو ملاقاتیں یہ وہ جیسے یہ کر رہے ہیں، ویسے وہ جیسے سلمان تصیر نے تنگ کیا ہوا تھا ان کو، اس سے زیادہ کیا تنگ کریں گے۔ لیکن عملاً تو وہ صرف اخبارات کی حد تک، بیان بازی کی حد تک یہ معاملہ ہوتے تھے، لیکن جو ترمیم ہو چکی ہے 18ویں، اس کے بعد تو پھر وہ چیزیں نہیں رہ گی نا، وہ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے یہ بات کے پی کی حکومت کو دیکھتے ہوئے کہ اگر انہوں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے تو پھر کیوں نہ یہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں بھی ٹائم جو ہے یہ پورا کیا جائے۔ بہرحال پرتیں کھل رہی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اپوزیشن والوں کی آج میٹنگ ہوئی ہے، دوبارہ پھر جو ارکان اسمبلی تھے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور میں بھی کل یا پرسوں کوئی مشترکہ پریس کانفرنس ہو جس میں بڑے اعلانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں۔ اور اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ اطلاع یہ ہے کہ وہ جو ایک فارمولہ دیا تھا نا کہ جناب ہاں یار یہ خبر تو اہم خبر تھی، پہلے بتانی چاہیے تھی۔ وہ اسد قیصر صاحب کے جو مشیران ہیں قانونی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ فارمولہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک لسٹ بھیجیں گے یا ایک لیٹر لکھیں گے کہ ہمارے ارکان کو ووٹ ڈالنے نہ دیا جائے تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں، یا ان کا داخلہ بند ہو، وہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے، ظاہر ہے ان کو بھی، اسپیکر صاحب کو بھی تو کچھ قانونی رائے چاہیے ہوتی ہے نا۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اسپیکر صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کارروائی آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے نہیں کر سکتے، نہ ہی انہیں ووٹ ڈالنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنے حق رائے دہی استعمال کرنا ان کا حق ہے، انہوں نے اپنی قربانی دینی ہے سیٹ کی، ڈی سیٹ ہونا ہے، تو آپ ان کو نہیں روک سکتے۔ یہ رائے دے دی کہ یا پھر وہ بابر اعوان یا کسی اور سے مشورہ کریں گے، فروغ نسیم وغیرہ سے، جس سے بھی کرتے ہیں۔ تو فروغ نسیم تو کہتے ہیں جناب میں تو ایم کیو ایم کا بندہ ہوں، ایم کیو ایم جو کہے گی وہی کروں گا۔ یعنی اگر ایم کیو ایم کہتے ہیں جی خان صاحب، وہ کہتے ہیں میرا ووٹ تو ہے نہیں، میں تو سینیٹر ہوں، لیکن اگر ایم کیو ایم کو فیصلہ کر لیتی ہے تو میں بھی وزارت چھوڑ دوں گا، جو بھی کرنا ہے وزارت۔ یہ چودھری صاحب نے تو 2 ٹوک باتیں کر دی ہیں چودھری پرویز الہی نے، کہ اگر ہم اپوزیشن کے ساتھ گئے تو پھر ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے، اپنا الگ اسمبلی میں اسپیکر سے کہیں گے ہمارے الگ سیٹیں کر دیں، حکومت کے بینچوں سے الگ ہو جائیں گے، اس طرح کی چیزیں باتیں کی ہیں۔ بس اسی طرح معاملات چل رہے ہیں، تو کلیئر ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔